नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और आज मेरे साथ एनबी न्यूज चैनल पर मौजूद हैं ब्रजेश कुमार रावत जी। ब्रजेश जी, आप उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से आते हैं। हम आपको बता दें कि मोहान सीट से ये वहां पर विधायक हैं। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। ठीक है मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी, तकरीबन 3 साल पूरे हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, 3 साल पूरे हो रहे हैं योगी सरकार को, लेकिन जनता बहुत खास प्रभावित नहीं लग रही है। नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं है। जनता हमारे क्षेत्र की हमारे कार्यों से, हमारी सरकार की नीतियों से अपने को बहुत ही गौरव की अनुभूति कर रही है। हालांकि लेकिन आपके बारे में जितना भी हम लोगों ने रिसर्च किया उससे यही पता चला, लेकिन आप अपनी बात हमेशा मुखरता से रखते हैं। कोई भी दिक्कत होती है जनता के बीच जाते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक जनता, आप कह सकते हैं, कुछ असंतुष्ट सी है। मैडम देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करती हैं तो उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ 14 लाख और हमारी सरकार की जो नीतियां हैं गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबको समर्पित है। और पहली बार भारत में ऐसी सरकार है जिसने, क्योंकि भारत किसान कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत की सरकार ने भले ही 6,000 रुपए इस महंगाई के दौर में संप्रेषित किया हो, देने का काम किया हो, लेकिन हमारी सरकार ने किसानों के सम्मान को बढ़ाने का काम। ठीक है, तो किसानों की और इसी तरह गांव, गरीब, किसान, मजदूर का बच्चा बिजली की रोशनी में पढ़े, बिजली के उजाले में पढ़े। सौभाग्य योजना के तहत निःशुल्क गैस बिजली का कनेक्शन देने का काम। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं निःशुल्क। इस तरह से हमारी माताओं बहनों की जो आंखें चूल्हे की उपले की कंडों से, लकड़ी से खाना पकाते हुए आंखें प्रभावित होती थी, उसका भी हमारी सरकार ने ध्यान दिया है कि हमारी गरीब माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम किया और जो रह गए हैं उनको आगे भी देने का काम हमारी सरकार वचनबद्ध। ठीक है, आपने किसानों की बात की, किसानों से जुड़ा हुआ सवाल भी करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेती हूं। जिस तरीके से कोरोना काल का संकट आया था, लेकिन जब प्रवासी मजदूर जो वापस आए हैं उनके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? कई लोग अपनी नौकरियां छोड़ करके अपने गांव वापस आए हैं, तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है या कई नई नीतियां आ रही हैं जिसके तहत उनको रोजगार मिल सके? मैडम, जैसा कि आपने प्रवासी मजदूरों के बारे में कहा है, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारी विधानसभा में एक ग्राम सभा नारायणपुर, वहां अप्रवासी मजदूर जो क्वारंटाइन किए गए थे, उनमें से कुछ ऐसे हमारे भाई थे जो बड़े बड़े शहरों में पेंटिंग का काम, चित्रकारी का काम, इस तरह का उनके अंदर हुनर था। जब वो 14 दिन के लिए यहाँ क्वारंटाइन किए गए तो उन्होंने हमारे ब्लॉक के अधिकारियों से, ग्राम प्रधान से कहा कि भाई हमारा पूरे दिन समय नहीं कटता है, तो हमारे अंदर ये कला है कि हम अच्छा लिख सकते हैं, दीवारों पे हम अच्छे चित्र बना सकते हैं, अच्छी हम कलाकृति सीनरी वगैरह बना सकते हैं। तो हमारे खंड विकास अधिकारी जी ने उन्हें पेंट उपलब्ध कराया और उन्होंने स्कूल को इतने अच्छे अच्छे स्लोगन लिखने का काम किया, अच्छे प्रेरणादायक चित्र बनाने का काम किया, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में किया। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे क्षेत्र में मजदूर आए थे, क्योंकि हमारा क्षेत्र मैंगो बेल्ट है, आम मलिहाबाद के बाद ये सटी हुई मोहान विधानसभा है, तो आम की बहुत अच्छी किस्म हमारे क्षेत्र में पैदा होती है। तो आम के समय में जो भी मजदूर यहाँ थे,
एक फरहेपुर में मंडी लगती है, एक मोहान में आम मंडी ठीक है, लगती है, एक समझिए। मियागंज में लगती है, और एक हसनगंज से सटा हुआ मुजफ्फरनगर है, वहां ठीक मंडी है, लगती है। ठीक है। और इन मंडियों में कई प्रांतों से बड़े बड़े व्यापारी ट्रक लेके आते हैं हाँ, और बढ़िया सा आम लेकर अपने प्रदेश को जाते हैं। इसलिए उस कारखंड में हमारे इस तरह के मजदूरों को पर्याप्त काम मिला। उसके बाद भी मनरेगा के तहत ऐसे अप्रवासी मजदूरों को हमारे गांव में जो ऐसी रोडें थी ग्राम स्तर पर, प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा में सबसे पहले उन्हें काम देने का काम किया गया। दूसरी बात यह है कि जो लोग पशुपालन से जुड़े थे, जैसे बकरी पालन है, भेड़ पालन है, ठीक है, और गाय और भैंस, उनके लिए एक बाड़ा बनाने का, छोटे जानवरों के लिए 50,000 और बड़े जानवरों के लिए 1.5 लाख रुपए, और उससे बड़े जानवर अगर 4 भैंसे आप पालते हैं तो उसको अलग। तो इस तरह से हमारे खंड विकास अधिकारियों ने और जिले के मुख्य विकास अधिकारी और जिला अधिकारियों ने इस तरह के मजदूरों को यही गांव में रोजगार उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है। और हमारे जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ जारी जरदोजी का काम बड़े पैमाने पर होता है। उसमें भी हमारे भाई और बहनों को भी उससे प्रेरणा लेकर उसमें जोड़ने का काम हमारे जिला के अधिकारियों ने, और हम लोगों ने भी तमाम ऐसे शिविर लगाकर वहां अधिकारियों को आदेशित और निर्देशित करने का काम किया। क्योंकि मेरे विधानसभा में 3-3 ब्लॉक हैं, तो मैं ब्लॉकों में बैठता हूं। इस तरह के जो भी हमारे भाई बंद प्रवासी आए हैं, ठीक है, मैंने अधिकारियों से कहकर उनको काम दिलाने का काम। ठीक है। ब्रजेश जी, आपकी बात हमने सुन ली, और इसके अलावा मैं जानना चाहती हूँ, यूपी में कोरोना एकदम एक कह सकते हैं कि आप विस्फोट हो रहा है। यूपी में लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए क्या तैयारी है? क्योंकि पहले तो शनिवार इतवार आप कर्फ्यू लगा देते थे, लेकिन अब तो उसकी भी कोई ऐसा कुछ सीमा नहीं रह गई है। पहले शनिवार का आपने ओपन कर दिया कि शनिवार को भी जा सकते हैं, अब बाहर बाजार खुल सकते हैं, और अब इतवार भी हो गया है। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारी है? कैसे निपटेंगे इससे और जो केसेस बढ़ रहे हैं? सरकार ने और प्रशासन ने अब मेरी ही विधानसभा, क्योंकि लखनऊ से सटी हुई है, समीप है, तो हमारे क्षेत्र में इस तरह के एक सरस्वती मेडिकल कॉलेज जो बहुत बड़ा कैंपस है, वहां व्यवस्था की गई। एक उसी के सामने मेन ये NH-25 पर राममूर्ति मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़ा कैंपस है, उसमें भी व्यवस्था की गई। और हमारे औरास ब्लॉक में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस पर व्यवस्था की गई। ठीक है। हसनगंज में भी व्यवस्था की गई। तो इस तरह हमारे जिले में और तमाम है। तो मैंने अपनी विधानसभा का जिक्र किया, जैसे मेरी विधानसभा से पूर्वा सटी हुई है, वहाँ बिछिया ब्लॉक में एक बहुत बड़ा कोविड सेंटर बनाया गया है, और सारी व्यवस्थाएं हम लोग कभी कभी जाके देखने का भी काम करते हैं, और अधिकारी भी हमारे इस समय एक्टिव रहते हैं। आज भी एक हमारे उन्नाव शहर में कोरोना पॉजिटिव पत्नी मिले हैं, तो उनको भी अभी मैंने सीओ से बात किया था, तो उन्हें भी सरस्वती मेडिकल कॉलेज आज ही शाम को 3 और 4 के बीच में। ठीक है, लेकिन ये भी आप मानने से गुरेज तो नहीं कर सकते कि यूपी में ही पीपी किट घोटाला भी हुआ है अभी हाल ही में, जिसको लेकर के विपक्ष ने राज्य सरकार के ऊपर यानी कि योगी सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला है। चाहे जितने भी भ्रष्टाचार हटाने की बात करें, लेकिन भ्रष्टाचार का एक ही जीता जाता अभी नमूना देखने को मिल गया है, जो घोटाले हुए हैं इस आपदा के समय पे। क्या है क्या बताए? जो कोरोना किट थी, जो पीपी किट थी, उसमें घोटाला हुआ है।
योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती हो, ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं, ताबड़तोड़ लोगों को जो अफसर होते हैं उनके तबादले करते हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो कोरोना किट थी उसका घोटाला हुआ है, वो उजागर हुआ है। उसको लेकर के भी जो विपक्ष है उसने विरोध जताया था, जो विपक्ष है उसने सरकार को घेरा था। अब विपक्ष के पास मैडम कोई मुद्दा तो बचा नहीं है जी। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही ईमानदार हैं। ठीक है। और उनका अपना कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की आवाम को अपना परिवार मान के वो उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे। तो हमारे मुख्यमंत्री पर कोई भी इस तरह का आरोप नहीं, लेकिन कुछ अधिकारियों ने गड़बड़ किया होगा। तो उसमें जो हमारी जानकारी में है, जो किट आई थी उसमें जांच कमेटी बैठा दी गई है और दूध का पानी हमारी सरकार करके रहेगी, ऐसा मैं आपको आश्वस्त कर। भले ही योगी सरकार लगातार कह रही है, जब से योगी सरकार बनी है यूपी में, योगी जी ने अपना शासन लागू किया है, जब से योगी जी ने वहाँ पे गद्दी आकर के संभाली है, लगातार वो ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं, अफसरों के तबादले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं भ्रष्टाचार पे अंकुश लग रहा है? मैडम जी, अब भाजपा ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो राष्ट्र और देश के चिंतन की बात करे। अगर आप देखें पिछली सरकारों में तमाम ऐसे घोटाले हुए, अब लोगों की मानसिकता में इस तरह के क्रियाकलाप उनके मानस पटल पर अंकित। अब हमारी सरकार का जो कार्यकाल हुआ है, देश की सरकार ने जब 5 साल पूरे कर लिए थे, लेकिन आप बताइए कि देश की सरकार ने कौन सा घोटाला किया? हमारी सरकार पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पर जो ये किट बाहर से मंगाई गई, हो सकता है उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना रही हो, ये विषय हो सकता है। लेकिन फिर भी जब हमारी सरकार ने संज्ञान लिया तो उनको किटों को वापस करने का काम किया है और अच्छी किस्म की किटें मंगाकर हम लोगों ने भी विधानसभा का भी सत्र क्वालिटी की बात नहीं थी उसमें, उस किट से क्वालिटी की बात नहीं थी। जो सामान मंगाया गया, जो वितरण होना था राज्य की अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में जो वितरण होना था, मैं आपको बता दूं उसकी कीमत, जो मूल्यांकन उसका किया गया था उससे कहीं ज्यादा पर खरीद बेच हुई है उसकी, यानी खरीद फरोख्त हुई है, उसको लेकर के भ्रष्टाचार हुआ था। क्वालिटी पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ था पैसे के लेन देन को लेकर के। अब ये मैडम मेरे को जानकारी नहीं। चलिए ठीक है, आप किसानों की बात कर रहे थे कि आपने शुरुआत करी थी कि किसानों को हम काम दे रहे हैं, जिस तरीके से खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा रहे हैं, साथ ही साथ जो फसल है उसको उपजाऊ कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें जोड़ा जा सके। अब बात कर लेते हैं किसानों की ही। किसानों के को लेकर के जो बिल पारित किया गया है लोकसभा में, उसका चारों तरफ चौतरफा विरोध हो रहा है। ना केवल विपक्ष, किसान, बल्कि खुद ही एनडीए में, यानी कि जो केंद्र में सरकार है वहां पर भी जो अलायंस है, जो लोग साथ में जुड़े हुए, वो भी विरोध कर रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? मैडम ऐसा है कि हमारी सरकार की नियत पाक साफ है और हमारी सरकार की मंशा ये है कि किसानों की अपनी उपज का वाजिब दाम मिले। इसके लिए हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया था कि कोई भी किसान, कोई भी व्यापारी वो फ्री है, किसी भी मंडी में कहीं भी बेच सकता है। ठीक है। और उस पर कोई भी मंडी का शुल्क नहीं लागू। इसलिए जो बिचौले थे, बिचौलिया जो किसानों से कम कीमत पर खरीद कर और अधिक दामों पे बेचते हैं, इस परिपाटी को, इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमारी देश की सरकार ने ये व्यवस्था की है। ठीक है, लोगों को
ब्रजेश जी, यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी मैं आपका जवाब, जो जवाब दे रहे हैं उसको मैं सुनूंगी और जनता तक पहुंचाऊंगी। दर्शक जो हमारे बने हुए हमारे साथ बने रहे। ब्रेक के बाद हम सुनेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं ब्रजेश जी, क्या कुछ अपना वो वक्तव्य रख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं सरकार की तरफ से, उनको प्रतिनिधित्व उनका कर रहे हैं, क्या कर रही है सरकार, किस तरीके से ये जो विधेयक लाया गया है और इसका चौतरफा विरोध हो रहा है, इस पर क्या कुछ उनका कहना है, सुनेंगे ब्रेक के बाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रजेश कुमार रावत हमारे साथ बने हुए हैं लगातार सवालों के जवाब देते हुए। ब्रजेश जी, जो आपसे सवाल किया था उस पे अब आपका जवाब मैं जानना चाहूंगी और दर्शक भी जानना चाहेंगे। जिस तरीके से चौतरफा विरोध हो रहा है, जो बिल लाया गया है लोकसभा में पारित हो गया है, अब उसे राज्यसभा में जाना है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि किसान कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि वो कह रहा है कि सिर्फ जो MSP की बात है, MSP पे ही वो अपनी फसल बेचेगा, उससे कम पे नहीं। अब आपकी सरकार क्यों, अगर इतना ही हित सोच रही है किसानों का, तो क्यों उसे चौतरफा विरोध झेलना पड़ रहा है? हेलो, आपको मेरी आवाज मिल रही ब्रजेश जी? आपको मेरी आवाज मिल रही ब्रजेश जी? तो कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उनसे संपर्क हमारा टूट रहा है। कोशिश करेंगे कि उनसे जल्दी हम संपर्क साध सकें। और ब्रजेश जी हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपको बता दें, सभी सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए बीजेपी के विधायक ब्रजेश कुमार रावत जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा जनता के लिए आगे बढ़ करके काम करते हैं और अपनी बात मुखरता से रखते हैं। मोहान से विधायक हैं ब्रजेश कुमार रावत, और अभी हाल ही में जवाब दे रहे थे कि किस तरीके से किसान जो परेशान हैं कि उनको MSP से कम दामों पर ना अपनी फसल बेचनी पड़े, उसी की सवाल पे वो जवाब दे रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनसे हमारा का संपर्क टूट गया। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे संपर्क बना करके हम चलें। तो ANB न्यूज़ पर एक्सक्लूसिवली ब्रजेश कुमार रावत
आपको बता दें कि जिस तरह लगातार ब्रजेश जी जवाब देते थे, उन्होंने बताया कि कोरोना संकट काल में किस तरह से सरकार ने जो जनता परेशान थी उनके लिए काम किया। तो हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में ब्रजेश कुमार रावत मौजूद हैं और ब्रजेश जी से संपर्क हमारा जुड़ गया है और कोशिश यही रहेगी कि संपर्क बना रहे और वो अपनी बात आज भी इस शो में मुखरता से रख पाएं। क्या कुछ जनता से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं ब्रजेश जी? मेरा सवाल आपसे यही था कि अगर सरकार किसानों के लिए इतना हित सोच रही है तो क्यों उसका चौतरफा विरोध हो रहा है? मैडम, जो विरोध हो रहा है जी वो केवल पंजाब में जी। अब पंजाब की सरकार वहां के किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है, जबकि हमारी सरकार की नीतियां और रीतियां इतनी पाक साफ सुथरी है। गांव गरीब किसान मजदूर के लिए समर्पित भारत की एक पहली ऐसी सरकार बनी है जिसने किसानों के सम्मान को, किसानों के वैभव को बढ़ाने का काम किया। ठीक है। अब ये है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो किसानों को सही बात न बता के गुमराह करने का काम विपक्ष कर रहा है। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से आग्रह और अनुरोध करूंगा कि वो सरकार की जो नीतियां है उसको समझें। सरकार ने जो बिल आपके लिए लाए हैं उसका उद्देश्य समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब मंडी शुल्क हमारी सरकार ने खत्म किया है तो किसान की आमदनी कैसे दोगुनी हो, किसान का बच्चा और बच्ची पढ़ लिख कर राष्ट्र की मुख्य धारा में कैसे जुड़े, देश और समाज की सेवा कैसे करे, कैसे किसान हमारा वैभवशाली हो सकता है। क्योंकि जब तक इस हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो जिनका कॉन्सेप्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, अंत्योदय जो गरीबी रेखा के सबसे नीचे पायदान पर है, जब तक वास्तव में उसका विकास नहीं किया जा सकता तो तब तक अच्छे देश और अच्छे राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। आप कह रहे हैं हमारी पार्टी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के उस कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। इसलिए जब तक हम किसानों को राष्ट्र के मुख्य धारा में नहीं ला सकते हैं तब तक हम अच्छे देश अच्छे राष्ट्र की तो अगर आप इतना ही हित अगर किसानों का सोच रहे हैं तो किसानों को ये बात समझाने में सरकार असफल क्यों हुई? ना केवल पंजाब बल्कि आज तो कई जगहों के किसान इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी बात खुद कृषि मंत्री के सामने रखी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस एमएसपी से कम दर पर हम अपनी फसल नहीं बेचेंगे। ये बात समझाने में सरकार असफल क्यों है? क्यों कृषि मंत्री जो हरसिमरत कौर थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया? कि किसान जो है हमारा ज्यादा पढ़ा लिखा शिक्षित नहीं है। ये लोग विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनको ये लग रहा है कि किसान अगर सीधे बेचने लगेगा तो हमारे जो बीज की इनकम है जो हम किसान का औने पौने दाम में खरीद कर हम बढ़े हुए दामों में बेचते थे, ये हमारा नुकसान हो जाएगा। वही ऐसे बिचौलिए लोग हमारे किसानों को गुमराह करने का काम करते हैं। ठीक है। अगर हमारे देश का किसान इतना पढ़ा लिखा शिक्षित होता तो अपने अच्छे बुरे का उसे ज्ञान होता और आज ऐसे बिचौलियों के बहकावे में उनके साथ न खड़ा होता। यद्यपि ऐसे किसानों की संख्या बहुत कम है, बाकी हमारा देश का किसान हमारी सरकार के साथ। ठीक है। आप कह रहे हैं कि किसान समझदार नहीं है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जब किसानों की हितैषी बन करके मंच से हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो बातें करते हैं तो क्यों नहीं उनको बुला के बैठा के या उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को बैठा करके बुलाया, समझाया? क्यों एकाएक कल रात कृषि मंत्री हरसिमरत कौर को इस्तीफा देना पड़ गया? क्यों नहीं आपने उनको ये बात समझाई? जब आप किसानों से संपर्क करते हैं तो क्यों नहीं उनसे संवाद किया आपने? क्यों नहीं उनको बताई ये चीज? नहीं, हमारे सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो नेतृत्व करता है, वो किसानों को बुलाकर उनको समझाने और बताने का प्रयास हमारी सरकार भी करेगी और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी ऐसे जो आंदोलनरत
किसान है उन्हें भी ठीक हम है, अच्छे बुरे का ज्ञान चलिए, बताकर उन्हें अच्छी बातों को समझाकर कि आपका किसमें भला है। सरकार हमारी किसान विरोधी नहीं है, विपक्ष ऐसा मैसेज देना चाहता है कि ये जो बिल है वो किसान है, जबकि हमारी सरकार की मंशा किसानों को वैभव को बढ़ाने की है, उनको खुशहाल बनाने की मंशा है। अगर ऐसा नहीं होता, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार किसान सम्मान निधि की घोषणा नहीं करती, बल्कि गांव में आप पता करिए, आपके सभी पत्रकार रहते हैं, तो आप किसानों के किसी भी गरीब किसान से आप पूछ के दीजिए तो आपको अच्छा सा उत्तर देगा कि हम इस सरकार से खुश हैं। पिछली सरकारों ने हमें कुछ नहीं दिया, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के ऋण माफी करने का काम किया और उनके सम्मान निधि के रूप में एक छोटी सी निधि भी देने का काम किया, और आने वाले समय में सरकार हमारी और भी ये निधि बढ़ाएगी, ऐसा मेरे को विश्वास है। ठीक है, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। तो ब्रजेश कुमार रावत हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैं बाकी से सभी सवालों का जवाब देते हुए इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।